नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज हमारे कार्यक्रम की मेहमान हैं शिवांगी पांडे, जिन्होंने हाल ही में ग्लैमॉन मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। इसके अलावा वे एक कामयाब इंटीरियर डिज़ाइनर है, रिलेशनशिप काउंसलर है और साथ ही वो गीत भी लिखती है। आज हम उनसे जानेंगे उनके इस प्रतियोगिता के बारे में कि कैसे उन्होंने मिसेस इंडिया का ये खिताब जीता और कैसे कैसे तैयारी करी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और जानते हैं उनसे। तो नमस्कार मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, आपके बारे में तो बहुत सी बातें मैं जानती हूँ। आपने हाल ही में अभी जीता है जो मिसेस इंडिया का खिताब, और उसके अलावा एक कामयाब इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, आप रिलेशनशिप काउंसलर भी है, इवेंट प्लानर भी है और गीत भी लिखती है। तो इस बारे में भी बहुत सी बातें करूँगी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये इवेंट आपने जीता है, जो मिसेस इंडिया का खिताब जीता है, उसके बारे में कि कैसे आपने इसकी तैयारी करी और कैसे आपने अपने इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक छोटा सा ख्वाब होता है। कई बार हम फैमिली प्रेशर होता है या कई बार हम इजी वे में उस जो हमारे ख्वाब होते हैं उसको देखते नहीं हैं। बट होता क्या है, फैमिली का अगर सपोर्ट हो और आपके अंदर की जीतने की मतलब अपने ख्वाबों को जीतने की मंशा हो, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ऊपर वाला फिर साथ देता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरी मुँह बोली बहन है दीप्ति, उसने देखा मेरे अंदर टैलेंट और वो ऑडिशन फॉर्म जो ऑनलाइन दिख रहे थे वो मेरे पीछे पड़ी कि दीदी आपको वो ऑडिशन फॉर्म भरना है, क्योंकि मैं प्लस साइज़ थी, मतलब 90 के आसपास मेरा वेट था। तो मुझे ऐसा लगा लो ये और क्या बात कर रही हैं। बट फिर वो फोर्सफुली उन्होंने वो फॉर्म भरवाया और ऑडिशन डे जब आया तो उसे पता था कि ये जाएंगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं बुद्धू बना दूंगी उनको कि हाँ मैं गई थी और मेरा नहीं हुआ। बट उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, मुझे लेकर गई और ऑडिशन जैसे एक माँ अपने बच्चे से दिलवाते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके, उस तरह से उसने मुझे वहाँ पे लेकर गई। नेक्स्ट डे हमें वो आया कॉल कि आप सेलेक्टेड हैं। मुझे लगा ठीक है, इतने सारे लोग हैं भोपाल शहर में और एमपी में, बहुत सारे होंगे। एक हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि पूरे एमपी से सिर्फ मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं फाइनलिस्ट हूँ। और फर्स्ट उनके ग्लैमॉन के पेज में फर्स्ट मेरी फ़ोटो आई फाइनलिस्ट। वो देखकर मेरे अंदर जो जज्बात जागे, जो जुनून जागा, उसके बाद तो मैंने पलट के नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है, आज मैं यहाँ बैठकर इस चीज़ को गर्व के साथ बोलती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप विदेश की भूमि में जाकर अपने देश का, अपने स्टेट का अपना नाम करके आते हैं। सबसे बड़ा हर्डल था मेरी लाइफ का मेकअप और हील्स, स्नीकर्स, फ्लैट्स, इस टाइप के कंफर्ट जोन से आप अचानक से 4 इंच के हील्स में आते हैं, वो और वो वेट के साथ। तब समझ में आया कि क्यों ये वेट कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइट भी वैसी नहीं, 5'3" हाइट के साथ आप 5'8" की लड़कियों को, औरतों को बीट नहीं कर सकते। और जब आप रैंप पे चलते हो तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि 5'6" कम से कम आप वहाँ पे दिखने चाहिए। इसमें कॉन्टेस्ट में एक और राउंड आता है जिसमें आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या ऐसा प्रश्न आपसे पूछा था जिसका आपने जवाब दिया? मैंने कहा ना, डेस्टिनी मेरे साथ थी, ऊपर वाला मेरे साथ था। उस स्टेज पे मुझसे वो सवाल किया गया जिसको मैं डंके की चोट पे लेके यूं भी चलती थी। मुझसे पूछा गया, अगर महिलाओं को रूल करने दिया जाए वर्ल्ड को तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। जी। यानी तो मुझे लगता है कि औरतें अगर रूल करेंगी तो सबसे पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस, बाहर जो हमारे अंदर डर होता है, आज रात में मेरा बेटा बाहर चले जाए शायद मुझे डर ना लगे, पर मैं खुद भी जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा। ये चीज़ एक नेक्स्ट लेवल का जो टेंशन होता है वो, और क्राइम सीन, मुझे लगता है हर चीज़ बहुत मैनेजमेंट हमारा इतना प्रो होता है लेडीज़ में, ऊपर वाले ने डाला है कि हम उसको मैनेज करेंगे और एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम क्रिएट करेंगे। फ्री फ्लो लाइफ जो है हम वो जी पाएंगे। मैंने वो आंसर किया था, अभी वर्ड टू वर्ड तो मुझे याद नहीं है क्योंकि स्टेज पे तो हार्ट बीट ऐसे मुंह पे आ रही थी, उस टाइम पे जवाब देना था और हार्डली हमको 20 सेकंड का मतलब हमारा वो था।
उसमें मैंने बहुत शॉर्ट में बोला था, बट बेसिकली मेरे दिल में यही था कि हम लेडीज़ सब कर सकती हैं और हाँ, हम कर सकती हैं। जैसे मैडम आपने ये कॉन्टेस्ट में आपने अपना पूरा मन लगाया, बहुत मेहनत करी और आज आप इस मुकाम पर पहुंची। इसके अलावा आपके अंदर और भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिसके बारे में हम जानना भी चाहेंगे। जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, उसको कैसे डेवलप किया? एक्चुअली मैंने आफ्टर 12th पॉलीटेक्निक कॉलेज से इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया था। वो करने के बाद शादी हो गई, फिर फैमिली में घर ही सजाती रही। फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मेरे खुद का रिजॉर्ट जिसका नाम सेरेनिटी जंगल रिट्रीट है। उसके लिए हम इंटीरियर डेकोरेटर हायर करना चाह रहे थे, पर क्योंकि मैं घर बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत पसंद करते थे, तो अच्छा डेकोरेट करती हूँ और मैं घर की रखी हुई चीज़ों को तोड़ मरोड़ के करती थी। तो फैमिली से आया कि तुम ही करो। अब जब आपको साथ देने के लिए सब होते हैं ना, तो फिर जोश अलग होता है। तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट, और मैंने बेसिकली ट्राइबल आर्ट को अपना एक एम बनाया, और मैं नारायणपुर के कोर जंगल में जाके ट्राइब्स के बीच में जाके मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करी और अपना रिजॉर्ट जब सजाया, एक एक जन ने आके उसको एडमायर किया। फिर वहीं से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। छोटे छोटे रिजॉर्ट ओनर्स जो थे, जो फ्रेंड्स बन गए थे, उन्होंने कहा हमारा आप थोड़ा रेनोवेट करवा दीजिए। फिर ऐसे ही धीरे से मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा हमारा घर प्लीज़ तुम कर दो। ऐसे करते करते वो प्रोफेशन में बदल गया। और अब ये है कि जिनको अपने रखे हुए सामान से डेकोरेट कराना है, क्या होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया होता है। वही शेर किसी को ऐसा लगता है खा जाएगा, किसी को वो बहुत प्यारा तो लगता ये है। भी एक पैशन था आपके अंदर इंटीरियर डिज़ाइनर का, तो जो आप अपना रिसॉर्ट को भी आपने सजाया और लोगों के घर भी आज आप सजा रही हैं। लेकिन ये इंटीरियर डिज़ाइनर में आप किस विधा में मतलब डिज़ाइनिंग करना पसंद करती है, कि वुडन में जाना चाहेंगे या जैसे कई लोग आयरन में करना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे आपने ट्राइबल आर्ट के बारे में बताया, आपको ट्राइबल आर्ट में रुचि है, या फिर हम कहें ट्रेडिशनल जो कल्चर बेस्ड है, हमारे इंडिया में ही एक अलग अलग कल्चर है, उसको लेकर आप आगे बढ़े, तो किस में आपकी ज़्यादा रुचि रही है? एक्चुअली मुझसे कोई पूछे तो मैं तो सच बोलूँगी, मैं वुडन आर्ट की डाई हार्ट फ़ैन हूँ। बट क्या होता है, ये क्लाइंट के टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट को बहुत लग्जरी एकदम ऐसा कोई इंटीरियर चाहिए, तो फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके घर की चीज़ों को ही हम थोड़ा मोड़ तरोड़ कर लें और उसी से हम डेकोरेट कर दें। आप अभी रिलेशनशिप काउंसलिंग का भी काम करती है, तो अब रिलेशनशिप काउंसलिंग को कैसे मैनेज किया? एक्चुअली होता क्या था, फैमिली में कभी भी कोई भी इश्यूज़ होते थे, अधिकतर टाइम पे ऐसा होता था लोग मुझसे आके सजेशन लेते थे। और कई बार ऐसा होता था, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मेरे बड़े मामा जी, उनके बच्चों को जब मेरे पास आना होता था तो वो अधिकतर बोलते थे पापा नहीं मानेंगे। और मैं हर बार कहती थी कि बेटा कुछ नहीं, मैं फ़ोन पे बात करूँगी और वो मान जाएंगे। जेन्युइनली पूरी फैमिली उनको मना लेती थी, वो मना कर देते थे, और मेरे 15 मिनट के कॉल में वो कहते थे हाँ बेटा। तो वो लोग मुझे कहते थे दीदी आप में कुछ टैलेंट तो है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ आए, तो मैंने उनको गाइड किया और वो फ्रूटफुल रहा। फिर ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड ने एकेडमी खोली, उनके पास काउंसलर आने वाले थे, वो आए नहीं थे, तो उन्होंने कहा प्लीज़ मैम आप कर दीजिए। तो मैं वहाँ पे एकेडमी में जाके काउंसलिंग करी। उन लोगों के बीच में काम करते करते कैसे ये कन्वर्ट हुआ प्रोफेशन में, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आता। पर हाँ, वहाँ पे मैंने बहुत काम किया। फिर भोपाल और एमपी में बहुत जगह, रायपुर में स्कूल्स में जाती थी, वहाँ पे भोपाल में, रीवा में चलता रहा। तो मैम यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आपने के अंदर की और जो प्रतिभा है उसके बारे में जानेंगे।
तो मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानेंगे कि कैसे आपने एक प्रोडक्शन फील्ड में कदम रखा और साथ में आप एक इवेंट प्लानर भी है। इस बारे में आप कुछ बताइए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने एक गाना लिखा, मेरी लाइफ से रिलेटेड ही है। बहुत जल्दी वो आने वाला है मार्केट में, तो आप लोग सुनेंगे वो गाना। मैं, मेरी सिस्टर और उनके एक फ्रेंड जो रैपर भी हैं, वो मिलके वो गाना लिख रहे थे। वो गाना लिखे, उसको कंपोज़ किया, और मैं एक कैफ़े में गई। वहाँ पे एक चंदन सरकार करके सिंगर थे जो गाना गा रहे थे। उनके गाने से मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि मैंने उनको वहीं, कोई प्लान नहीं था कि ऐसा, पर वो गाना क्योंकि लिख लिया था तो था कि इसको हम बनाएंगे। तो मैंने उनको वादा किया कि ये गाना मेरा जो आएगा वो तुम ही गाओगे। जब हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद गाना बना लिया। गाना बनने के बाद अब उसको भाई पिक्चराइज़ करना है, तो मैंने एक कंपनी के बच्चों को बुलाया। वो बच्चे आए, अंकित, आदित्य, और उनके साथ 2 और थे, मैं नाम भूल रही हूँ। हम बात कर रहे थे गाने का, और गाने में बात कर रहे, फर्स्ट मीटिंग शुरू के 2 घंटे, तीसरे घंटे में हमारी प्लानिंग गाने से हट के ऐसा करते हैं ना, हम ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं, हमारा खुद का प्रोडक्शन होगा, इतने इवेंट्स आते हैं। ये तीसरे घंटे की बात है। 5वें घंटे में हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम तो ये कंपनी बनाएंगे और करेंगे। हमने गाना भी शूट किया, मेरे रिजॉर्ट में किया। तड़प नाम से है वो गाना, और उसमें हमारे श्रेया कालरा, चेतना पांडे, और अभी पिशाचिनी के लीड हीरो जो हैं हर्ष राजपूत, वो हैं। उनके साथ हमने गाना शूट कर लिया। बहुत अच्छा, बहुत ऑसम, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। फिर हमें लगा कि अब गाना हो गया, अब क्या करें, मूवी बनाएं। तो लगा नहीं, एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे कॉन्सर्ट करते हैं, क्योंकि हमने एमपी में वैसा कॉन्सर्ट नहीं देखा। मेरे ही यंग बच्चे हैं, तो वो लोग कुछ भी इस तरह का देखना है तो गोवा, बॉम्बे या बाहर ही जाते हैं। तो हमने प्लान किया, चलो एक काम करते हैं, गोवा, बॉम्बे को यहीं लाते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज था, बट हमने वो कर लिया। हमने अनूप जैन के साथ मिंटो हॉल में वो किया। मेरी कंपनी का नाम है द स्टार्स इंडिया, और हमारा जो ये हम इवेंट्स करते हैं उसको हम द वल्चर कल्चर के नाम से करते हैं। जिस टाइप से सनबर्न है, उसी टाइप से हमारी कंपनी का द वल्चर कल्चर है। तो उस बैनर में हमने किया। अनूप जैन का रिस्पॉन्स और जेन्युइनली यूथ का जो हमने प्यार देखा, तो और ऐसा लगा कि अब अगला करेंगे, अब अगला अनूप जैन से अच्छा करेंगे। जून में हमें पता था मॉनसून आने वाला है, तो हमने प्लान किया कि चलो अब ज़ेडन कर देते हैं, ज़ेडन और लव स्टोरी। फिर बच्चों ने कहा, तो मैंने सारा सर्च किया और देखा, तो क्राउड जेन्युइनली, मतलब यूथ तो पागल है, और आज मुझे लगता है यूथ से ही ज़माना है। हमने वो कर दिया, वो भी ग्रैंड रहा। तो फिर अब वो जो एक है कंपनी के अंदर से काम करने का जोश, हम शादियों को भी प्लान करते हैं, हम बाकी चीज़ें भी करते हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस, हमारी टीम है। ऐसे हम फुल टू एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाहर के भी हमें शादियों के ऑफ़र आ रहे हैं। हाँ, मतलब आपके इस काम से आप जो दूसरे लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी देने का एक काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि वो इस फील्ड में आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से मुंबई में जाके स्ट्रगल करते हैं और कई जगह उन्हें धक्के भी खाने होते हैं। तो उन लोगों को एक यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की आपने कोशिश। क्योंकि मैंने अपने, जिस दिन हमने अपना लॉन्च पार्टी मेरी कंपनी को लॉन्च किया था, उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी, जो जेन्युइनली हम करते हैं, कि हम बड़े स्टार्स लेकर आएंगे, पर न्यू टैलेंट जिनको हम, मतलब बेचारे जो प्लेटफॉर्म स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम वो स्टेज प्रोवाइड करेंगे। और यही हम करते हैं। हम एक लीड शो रखते हैं, उसमें हम 5-6 नए जो उभरते कलाकार हैं, जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, पर वही ये कैफ़े और इसमें ही रह जाते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। और फिर वो बच्चे आज बहुत बहुत आगे बढ़ गए, टचवुड, ऐसे ही आगे नई नई प्रतिभाओं को आप आगे लाने की भी कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही करते हैं। ये एक आपका बहुत अच्छा पहल है, और आप लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मध्य प्रदेश के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपका फ्यूचर क्या प्लानिंग है, क्या और आप करना चाहते हैं इसी फील्ड में? कोई आपका नया गाना कोई आने वाला है, या कोई ऑडियो एल्बम या वीडियो एल्बम आप लॉन्च करने वाले हैं? मेरा एक गाना मतलब बन गया है, अब उसका सिर्फ वीडियो हमें करना है।
वो एक्चुअली प्लस साइज़ ब्राइड्स के लिए है, जिनकी रीमैरिजेस होती हैं लाइफ में। ज़रूरी नहीं है रीमैरिजेस, लाइफ में जो चोट खाए हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड से हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड से हो, चाहे हस्बैंड से हो, चाहे वाइफ से हो, जो चोट खाए हैं उनके लिए एक वो गाना है कि दोबारा ज़िंदगी शुरू करने में वो जो फीलिंग होती है, उस फीलिंग को एक ब्राइड अपने ग्रूम के लिए कैसा फील करती है। और मुझे यकीन है कि वो गाना हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे। मुझे यकीन है कि वो हर शादियों में, हर एक सिंगल शादियों में बजेगा, क्योंकि वो बहुत सूदिंग है। मेरा गाना है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, वो जेन्युइनली जिन्होंने भी सुना है वो सभी को बहुत पसंद आया है। तो अब मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगी कि जैसे आपके हस्बैंड एक्साइज डिपार्टमेंट में हैं, बहुत सी जगह वो पोस्टेड भी रहते हैं, फिर आप अपनी इन सब चीज़ों को उनके साथ कैसे मैनेज किया और आज भी आप उसे मतलब ऐसा है कि आपकी उन प्रतिभाओं को आपने बनाए रखा, तो कैसे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जैसे जैसे मेरे हस्बैंड का प्रमोशन होता गया, वैसे वैसे मेरे पास टाइम ज़्यादा बचने लगा, लाइक मी टाइम। बच्चे बड़े हो गए, इन लॉज की डेथ हो गई, बच्चे अपने अपने फील्ड में रह गए। छोटा वाला बेटा जब हॉस्टल चला गया तब तो टोटल ही मैं फ्री थी। तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट इनको बाहर लेकर आई, कोशिश किया कि हाँ लोगों के साथ मिलना जुलना करूँ। जो मैं थोड़ा घर गुस्सू टाइप थी, मुझे घर घर में ही रहना अच्छा लगता था, तो बाहर निकलना शुरू किया। फिर मैंने वही कहा, अपना इंटीरियर का काम शुरू किया, रिज़ॉर्ट रन करना शुरू किया। फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग का शुरू किया कि लोगों को हेल्प करने लगी, ओके ये इसके साथ उसके साथ। फिर काउंसलिंग का सेशन मेरा ज़ोर शोर से चलने लगा, क्योंकि कोरोना काल आ चुका था, तो लोगों में बहुत डिप्रेशन, बहुत एंजाइटी, मतलब कभी कभी तो सच बताऊं, लोगों की परेशानी सुन के मैं भी परेशान हो जाती थी। मुझे 8-8 रातों तक नींद नहीं आती थी। कुछ फैमिली में मतलब सारे लोग की डेथ हो गई है, 3 लोग बचे हैं, वो तीनों भी ऐसे कि जो बेचारे आपस में सर्वाइव नहीं कर सकते। इस माहौल को फेस करने के बाद मुझे समझ में आया, मैं बार बार यही बोलती हूँ, लाइफ एक ही है, हमें कल का पता नहीं है, आज खूब जी लो और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। मैं कहती हूँ बच्चों को पेरेंट्स पे मत रहो, पेरेंट्स को कहती हूँ बच्चों पे, हस्बैंड को वाइफ पे, वाइफ ऐसे मतलब मत रहो। एक ही लाइफ है, खुल के जियो, पर सबको साथ लेकर। इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ज़िंदगी ना मिलेगी जी दोबारा। जी। और इस ज़माने में मैंने तो आजकल देखा है, छोटे छोटे बच्चों को अटैक्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। कई लोग तो कर ही लेते हैं, कई लोगों को बचा लिया जाता है, बट वो जो स्कार है जो पीछे छूट जाते हैं, उनकी लाइफ का वो स्कार, हम ठीक है, हम रूटीन लाइफ में जीने लगेंगे, हम हर दिन रो तो नहीं सकते, पर वो स्कार मिटाना मुश्किल है। इसी तरह से मैंने अपने टैलेंट को उभारा और ग्लैमॉन का ऑडिशन फॉर्म मेरी बहन की वजह से भरा। और हाँ, ये जर्नी बहुत टफ थी, मैं सच बोलूँ, मैं आज यहाँ बैठ के बहुत ऐसा लगता है अरे वाह कितना इजी था, पर जब पलट के देखती हूँ तो वो 90 किलो को 65 केजी लाने में मुझे अपने टेस्ट, अपने पसंद के खाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक हर चीज़ में बहुत मेहनत लगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, गाड़ियों के बिना घूमना, वॉक रेगुलर 12,000-13,000 स्टेप्स चलना है, कैसे करें। तो मैंने उसका बहुत सिंपल एक फंडा निकाला, यहाँ से मॉल जाओ और मैं वो डीबी मॉल को 5 राउंड ऊपर से नीचे चलना फिरना करती रही। घूमना भी हो जाता था, टाइम पास भी हो जाता था और मेरा अपने आप वेट भी रिड्यूस हो वेट गया। भी रिड्यूस। तो मैम अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी महिलाओं को, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे शादीशुदा हो, डिवोर्सी हो, विडो हो, 60 प्लस हो, सास हैं, बहू हैं, मैं हर एज की बच्चों को, औरतों को बात कहूँगी, एक बात याद रखिए, आपको दुनिया में कोई दबा नहीं सकता अगर आपकी मंशा अच्छी है और आप एक पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हैं। अपने परिवार को साथ लेकर चलिए। जब आप परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो आप उस जगह पहुंचने में एक की जगह 11 का मज़ा लेंगे, एक की जगह 11 का पावर, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। जब आप थक जाते हो और आप
खाना नहीं खा रहे हो और आपके बच्चे, परिवार के लोग आके आपको खिला रहे हैं और सुबह 7 बजे वो उठा रहे हैं, वो जो है वो आपको और मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव लेकर जाएगा। और आप, मैं नहीं कहती, देखिए उन 60 में एक विनर मैं हूँ, पर हम 60 के 60 की लाइफ चेंज हुई है। आज हम दुनिया में वो 60 पूरे भारत वर्ष में हम 60 लोग फ्रेंड हैं और हम 60 एक दूसरे को जानते हैं, हमने क्या क्या अचीव किया, कहाँ तक गए, सारे टैलेंटेड लोग हैं, हर की लाइफ स्टोरी को पता किया, उससे अपने लाइफ को हमने ग्रूम किया है, प्रो किया है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने ख्वाबों को मारिए मत, अपने अंदर के खुदा को चुपचाप बिठाइए मत, जिसे हम कहते हैं ना कॉन्शियस, एक्चुअली वो हमारे अंदर सच में खुदा है। और हर एक इंसान अपनी लाइफ का हीरो होता है। कोई नहीं कहेगा मैं मेरी लाइफ का विलेन हूँ, कोई नहीं कहेगा मैं मेरी लाइफ में सबसे गलत आदमी हूँ, हर इंसान कहेगा मैं सही हूँ। तो प्लीज़ उस हीरो को लेके आगे बढ़िए और ब्लॉकबस्टर मूवी बनाइए अपनी लाइफ का। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और कैसे आपने अपनी प्रतिभा को बनाए रखा और उसके बाद आप आगे बढ़ती चली गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।